स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे एक चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको ये पहला वीडियो पहली क्लास आप पढ़ रहे हैं। पहला इसका एक हेडिंग है, इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। आपको अधिक इसमें धारिता के बारे में पढ़ाया जाएगा। पूरे चैप्टर में धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार संधारित्र की धारिता, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये चीजें पढ़ाई जाएंगी और इसमें आवेश का पुनर्वितरण पढ़ाया जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। आपको इस समय एक बहुत सरल सा टॉपिक ले रहे हैं, विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या होते हैं बेटा? आप जानते हैं चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह हो जाता है, अर्थात उनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह हो जाता है, अर्थात आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने लगता है, ड्रिफ्ट होने लगता है और आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा बहने लगती है। अर्थात चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। जैसे कोई भी मेटलिक सबस्टेंस है। मेटलिक सबस्टेंस धातुीय पदार्थ है। धातुीय पदार्थ में लोहा, चांदी, सोना और जितने भी कॉपर, जितने भी पदार्थ होते हैं धातुीय, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब पानी में भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, आदमी के शरीर में भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। अब आप समझ पाए होंगे विद्युत चालक किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाए, विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। दूसरे वाले जो पदार्थ होते हैं, ये एक तो ये होते हैं, एक दूसरे वाले होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर होते हैं जिस चालक है वो अचालक कहलाते हैं। अचालक मतलब जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, नॉन कंडक्टर। तो एक अचालक होते हैं, तो चालक और अचालक कौन से होते हैं? जिन्हें नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। बेटा पहले कौन से थे? चालक। एक बार फिर बता दें आपको चालक किससे कहते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह हो जाता है, अर्थात उनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। वे चालक कहलाते हैं। जैसे मेटलिक ऑब्जेक्ट, मेटलिक जैसे धातुीय पदार्थ, धातुीय पदार्थ में लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, इनमें सब में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब जो नॉन मेटलिक होते हैं, नॉन मेटलिक में भी चालक होते हैं। जैसे आदमी का शरीर है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, इसलिए आदमी का शरीर कैसा हो गया? चालक हो गया। पानी में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, तो वो भी कैसा हो गया? चालक हो गया। अब आप सोचिएगा कि नमक का घोल होता है, उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, वो भी चालक ही कहा जाता है। अब इसमें अचालक कौन से होते हैं? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। वे पदार्थ अचालक कहलाते हैं। उन्हें इंसुलेटर भी कहते हैं, उन्हें नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन से हैं? वे पदार्थ जैसे कागज है, कागज में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। सूखी लकड़ी है, उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अभ्रक है, उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। कांच है, उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तेल है, तेल में भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ये सभी अचालक कहे जाते हैं। अब इनमें भी ये जो अचालक हैं, ये पराविद्युत पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? पराविद्युत पदार्थ। वो आगे आपको बताएंगे इंसुलेटर और पराविद्युत पदार्थ में भी दो प्रकार के होते हैं।
आपको आगे के पॉइंट में समझाएंगे। अभी पहले आप समझिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं मुक्त आवेश। बेटा आपको ध्यान से देखना है कि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ अणु या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु भी परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यानी प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये परमाणु है, ये परमाणु, और इस परमाणु के भीतर नाभिक होता है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसमें इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये वृत्तीय कक्षाएं हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन, अब बेटा देखो ध्यान से, जो कक्षा नाभिक के पास होती है उस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। अर्थात उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। और जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है वो नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं। वे नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं। जैसे जैसे नाभिक से कक्षा की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उन कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है। वैसे वैसे उन कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है। और जिन कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है उन इलेक्ट्रॉनों की भी ऊर्जा अधिक होती है। भाई जो आदमी पैसे वाला है तो उसके बच्चे भी पैसे वाले होंगे। तो इसका मतलब हुआ अलग है कि वो इतना खर्च कर गए या किसी कारण से वो बिना पैसे वाले हो गए, तो यहाँ पे भी वो घटना लागू होगी। जैसे जैसे कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उन कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है। जो कक्षा सबसे दूर होती है उस कक्षा की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अब इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी है कि लास्ट तक पहुंचा हो। ऐसे हो सकता है कि जैसे हाइड्रोजन है उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहली कक्षा ही में होगा। जैसे जैसे यानी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वितरण आगे की कक्षाओं में होता चला जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी पर है उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ उतना ही कम दृढ़ता से बना होगा, यानी लूज बना होगा। कम दृढ़ता से बना होगा अर्थात लूज बना होगा। अब समझ में आया आपके मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको देखो जैसे जैसे यानी आप एक बार फिर सुनो, ये परमाणु है किसी पदार्थ का। इस परमाणु के भीतर नाभिक होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं नियम के अनुसार, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार, है ना, बोरबरी के नियम के अनुसार। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। अब जैसे जैसे नाभिक से इन कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन कक्षाओं की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। जब इन कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा अधिक होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी कक्षा की दूरी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो वैसे वैसे उन कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सबसे बाहर वाली कक्षा, इससे पहले वाली में हो सकता है, मतलब अंतिम कक्षा। जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होता है, उसकी ऊर्जा उस परमाणु में सबसे अधिक होती है।
और वो नाभिक के साथ उतना ही कम दृढ़ता से बना होता है। जो इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से बना होता है अर्थात नगण्य आकर्षण बल लगता है, वो इलेक्ट्रॉन संपूर्ण पदार्थ में, इस परमाणु का जो पदार्थ होगा संपूर्ण पदार्थ में कहीं पर भी घूम सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उस इलेक्ट्रॉन के आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। एक बात है, जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होता है वह नाभिक के साथ लूज बना होता है। लूज का मतलब होता है कम आकर्षण बल से बना होता है, उसमें सबसे कम आकर्षण बल होता है। जिस इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम आकर्षण बल होता है वो इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में, परमाणु नहीं कह रहा मैं, पूरे पदार्थ में कहीं पर भी घूम सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन से संबंधित आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन से संबंधित आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। बेटा समझ में आया? इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन से संबंधित आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं इसी बात को। देखो बेटा, इसमें प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के भीतर धनावेशित नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक से जैसे जैसे इन कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाती है उन कक्षाओं की ऊर्जा उतनी अधिक होती जाती है। उन कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा उतनी बढ़ती जाती है। जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती जाती है वो नाभिक के साथ कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में है उस कोष की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, अर्थात उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है और वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ सबसे कम आकर्षण बल यानी लूज बंधा होता है। किसके साथ? नाभिक के साथ वह इलेक्ट्रॉन लूज बंधा होता है, सबसे कम आकर्षण बल से बना होता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ देता है और पूरे पदार्थ में कहीं पर भी घूम सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन से संबंधित आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम आगे बताएंगे। मुक्त आवेश था ये फ्री चार्ज, इसको बोलते हैं फ्री चार्ज। एक दूसरा है, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहें तो भी चलेगा, मुक्त आवेश कहें तो भी। अब आपका आगे का दूसरा है बद्ध आवेश। बद्ध आवेश इसे बोलते हैं बाउंडेड चार्ज। देखो बेटा, बाउंडेड चार्ज क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में है, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो जिस कोष में भी हो, किसी में 3 ही हो तो जिस कोष में भी हो, किसी में 20 हो, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ऐसे ही इसमें अब तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है जिस कोष में है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक है, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ कम आकर्षण बल से बना होता है, इसलिए वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं वे नाभिक से दूर यानी अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते। दोबारा एक बार पे भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो होते हैं जो नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं, वे अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते। जब वे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते
तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को ही तो बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो नाभिक के साथ बंधे रहते हैं, इसलिए उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन बद्ध इलेक्ट्रॉन से संबंधित आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों से संबंधित आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। तब दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं अपने पॉइंट को, बद्ध आवेश वाले। परमाणु में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है, वे नाभिक के साथ तीव्र आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यानी आकर्षण बल से बंधे होंगे तो वे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ बंधे होते हैं, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बद्ध आवेश कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उन बद्ध इलेक्ट्रॉन से संबंधित आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन से संबंधित आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। बताओ बेटा कितने प्रकार का आवेश हो गया? 2 प्रकार का। एक कौन सा? मुक्त आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध आवेश यानी बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ लूज बंधे होते हैं और पूरे पदार्थ में कहीं पर भी घूम सकते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा उन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह हो जाता है, वे चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, केवल बद्ध इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को, ऐसे आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। मतलब पदार्थ तो अचालक हो जाएगा और आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता और आवेश का प्रवाह नहीं होता तो ऐसे अचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कोई भी कागज है, रबर है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अब इनमें भी फर्क है। पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं, पराविद्युत पदार्थ, उनमें पराविद्युत पदार्थ भी होते हैं, यानी ये अचालक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये इंसुलेटर और पराविद्युत पदार्थ। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में हम इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं तो भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं उनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है उनके भीतर, वो अब मैं आपको बता रहा हूं। पराविद्युत पदार्थ, यह आपका है पराविद्युत पदार्थ, इन्हें डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक, बेटा देखो ये डाइलेक्ट्रिक्स, ये डाइलेक्ट्रिक्स भी अचालक पदार्थ होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स भी विद्युत रोधी होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स भी क्या होते हैं? विद्युत रोधी, या अभी नाम लिख रहे थे ना अचालक। अचालक को क्या कहते हैं? विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर। अब इनमें क्या होता है? जो डाइलेक्ट्रिक्स मतलब अचालक 2 प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे आप कह दो अपने हिसाब से कि अचालक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स। अब आगे की क्लासों में पढ़ेंगे इस चीज को। अब यहाँ पे आपकी किताब में इस तरह से नहीं है कि जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, मतलब अचालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से बताओ? अचालक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विद्युत रोधी और डाइलेक्ट्रिक्स। विद्युत रोधी जो होते हैं उच्च विद्युत क्षेत्र में उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने देखा होगा इंसुलेटर वो होते हैं जो बिजली के खंभों पर जो तार बांधे जाते हैं उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। आप कहीं पे इसको चिड़िया कहा जाता है, चिड़ी कहा जाता है।
परंतु इन्हें क्या कहते हैं हम इंसुलेटर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचालक ही तो है, इंसुलेटर भी विद्युत रोधी है और डाइइलेक्ट्रिक्स भी विद्युत रोधी है। और डाइइलेक्ट्रिक्स लकड़ी का होता है, लकड़ी है, मान लो लकड़ी की तो ठोस है, हम इंसुलेटर की जगह पे लकड़ी लगा दें तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि जैसे ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। इसलिए इंसुलेटर वो होते हैं उच्च विद्युत क्षेत्र में भी ये विद्युत धारा का प्रवाह इनमें से नहीं होता। जैसे आपने देखा है 33,000 की लाइन और 55,000 की लाइन, 55,000 वोल्ट की लाइन, तो अब ऐसी लाइनों पे जब उच्च विद्युत क्षेत्र होगा, वहां पे उच्च विभवांतर हो रहा होगा, तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। या जब हमने विद्युत रोधी लगा दिया तो मतलब कौन सा लगा दिया, डाइइलेक्ट्रिक्स लगा दिया, तो विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर है तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब आप समझिएगा, मैं आपको अपनी ओर से बता रहा था ये चीजें कि अचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंसुलेटर, और आपकी किताब में केवल इंसुलेटर शब्द दिया है, यानी विद्युत रोधी या अचालक दिया होगा, अचालक या विद्युत रोधी शब्द कह रखा होगा, और उसकी अंग्रेजी केवल क्या दे रखी है, इंसुलेटर दे रखी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अचालक दो प्रकार के होते हैं, इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक्स, यानी विद्युत रोधी और पराविद्युत पदार्थ। तो ये पराविद्युत पदार्थ भी अचालक पदार्थ ही होते हैं, इंसुलेटर भी अचालक पदार्थ ही होते हैं। इंसुलेटर में विद्युत धारा का कभी भी प्रवाह नहीं हो सकता, जबकि विद्युत रोधी, जबकि इसमें डाइइलेक्ट्रिक्स में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो देखिएगा आपका हेडिंग है, अभी आपने समझा, मैंने एक्स्ट्रा बताया था आपकी बुक से, तो वो आप समझ पाए होंगे कि इंसुलेटर किसे कहते हैं और डाइइलेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं। पराविद्युत पदार्थ अचालक पदार्थ ही होते हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, परंतु जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इनके परमाणुओं में विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। इनके परमाणुओं, इन पदार्थ के भीतर कुछ विद्युतीय गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ जाता है, विद्युतीय गुण आ जाता है। पराविद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं, जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके परमाणुओं में, इन पदार्थों में, इनके अणुओं में विद्युतीय गुण आ जाता है। इसलिए ऐसे पदार्थों को हम पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। आपसे पूछा जाए पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि वे अचालक जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब इनके भीतर विद्युतीय गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ जाता है, पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। मैंने नहीं कहा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इनके अंदर विद्युतीय गुण आ जाता है। अभी आपको समझाएंगे विद्युतीय गुण क्या आता है, आप पहले देखिएगा। यानी इन पदार्थों, इनका ध्रुवण हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। ऐसे पदार्थों को पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे, ये पराविद्युत पदार्थ हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पराविद्युत पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ध्रुवीय यानी पोलर, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, और दूसरा अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, यानी इसको और लिखते हैं हम, ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, पोलर और ये है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। बेटा देखो, ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, बिल्कुल सिंपल सी, आपको केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया होगा, वही चीजें यहाँ पे, और यदि नहीं पढ़ाया होगा तो सर आगे भी पढ़ाएंगे, और मैं भी थोड़ा सा आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ही टॉपिक है, वहाँ पे हो सकता है कि ज्यादा हो केमिस्ट्री। तो देखिएगा,
ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं या परमाणुओं में धन आवेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के संपाती नहीं होता। कहां नहीं होता? धन आवेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के संपाती नहीं होता। ये कुछ अलग होते हैं, कुछ इनमें विस्थापन होता है, कुछ ये अलग होते हैं, इनके बीच में कुछ दूरी होती है। दोबारा से सुनो, वे पराविद्युत पदार्थ जिनके परमाणुओं में या अणुओं में धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के संपाती नहीं होता, अर्थात धनावेश के केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र में कुछ विस्थापन होता है। ऐसे पदार्थ को ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। बेटा समझ में आया? एक बार और रिपीट कर रहे हैं। वे पराविद्युत पदार्थ जिनके परमाणु या अणुओं में, परमाणु कह दो चाहे अणु कह दो, जिनके परमाणु या अणुओं में धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के संपाती नहीं होता, इनमें कुछ विस्थापन होता है। ऐसे परमाणु या अणु को ध्रुवीय अणु या ध्रुवीय परमाणु कहते हैं और पदार्थ को ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे अब इसमें एग्जांपल, जैसे HCl, HCl में HCl क्या बताओ? एक अणु है, HCl अणु है। इस अणु के भीतर धन आवेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र से कुछ अलग होता है। मैंने यही तो कहा है, कुछ विस्थापन होता है, कुछ अलग होता है। तो धन आवेश का केंद्र देखना, ये H जो हाइड्रोजन का एटम है H, और ये Cl है, Cl का अणु है। ये मैंने एक छोटा बनाया, एक बड़ा बनाया। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक आपको पता ही है। अब देखो, इसमें आप देखें, इसमें Cl है, Cl इसके अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोष में, तो इस पर 1 ऋण होता है और इस पर कितना? 1 प्लस होता है। हाइड्रोजन पे कितना है? 1 प्लस और Cl पे -1। अब इस +1, अब आप बताओ कि इसमें धन आवेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र से कुछ अलग होता है। ऐसे पराविद्युत पदार्थ को ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। HCl, KCl, NaCl, H2O भी पराविद्युत पदार्थ ही है, H2O भी पराविद्युत पदार्थ है। पोलर वाला है, देखना इसमें आप, ये ऑक्सीजन का अणु है और आप इस सिंपल तरीके से आपको समझिए, इस पे प्लस और ऊपर -2, तो एक द्विध्रुव इधर बढ़ गया, एक द्विध्रुव इधर बढ़ गया। इसको ऐसे भी, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ऊपर कितने माइनस H प्लस, वो इनके आकार है ना, आपको सर पढ़ाएंगे जब आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आपको संकरण पढ़ा रहे होंगे, तब इनके आकार पढ़ाया होगा संकरण में। तो इस तरह से इनके आकार वो ही बता पाएंगे कि इसमें कौन सा संकरण होता है, किस तरह से होता है, तो वो सर बताएंगे। बस इनके मैंने तो आपको जो बताया, धनावेश का केंद्र ऋण आवेश का भी केंद्र है, इसमें H प्लस और O माइनस, H प्लस O माइनस, ऐसे इसमें। तो अब ये कौन से बताओ? ये ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। एक बात फिर सुनो, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ यानी वे पदार्थ जिनके परमाणु या अणु में धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र से के समांतर नहीं होता, संपाती नहीं होता।
धन आवेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के संपाती नहीं होता, अर्थात कुछ उनमें विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन। उनके बीच में कुछ दूरी होती है। अब बताओ बेटा, एक तो धन और एक सिरा ऋण बन जाए तो बताना वो कैसा होगा? एक धन सिरा और एक ऋण सिरा। धन पोल यानी पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, इसलिए तो पोलर शब्द आया। ध्रुव आए, दो ध्रुव बन गए, एक धन का और एक ऋण का। देखो धन का और ऋण का, कितने ध्रुव है इसमें? दो ध्रुव, इसलिए ये ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। प्रयास करें, आपकी समझ में आया होगा। दूसरा, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में धनावेश का केंद्र, ऋण आवेश के केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। कौन से बिंदु पर? एक ही बिंदु पर होते हैं, मतलब संपाती होते हैं। संपाती मतलब एक के ऊपर एक रखा। देखना, एक पेन इसके ऊपर दूसरा पेन, एक पेन है इसके ऊपर दूसरा पेन, ये कैसे है? दोनों समांतर एक ही जगह पर। ऐसे ही यहां पे हम बता रहे थे धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के कैसा होता है? संपाती होता है, एक ही बिंदु पर होता है। ऐसे अणु में या परमाणु में कोई ध्रुव नहीं बनता। ध्रुव नहीं बनता क्योंकि एक ही जगह पर दोनों हैं, इसलिए कोई ध्रुव नहीं बनता। ऐसे पराविद्युत पदार्थ को अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। एक बात सुनो बेटा, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? पहले तो इतना देखो, पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? वे अचालक पदार्थ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके भीतर विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाए, जिनके भीतर विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाए, ऐसे पदार्थ, ऐसे अचालक पदार्थ को पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के संपाती नहीं होता, इनमें कुछ दूरी होती है। इन दोनों के धनावेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं होते, इनके बीच में कुछ दूरी होती है। ऐसे अणुओं को ध्रुवीय अणु कहते हैं और पदार्थ को ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। फिर वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के कैसा होता है? एक ही बिंदु पर होता है। धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के एक ही बिंदु पर होता है। ऐसे अणु में दो ध्रुव नहीं होते। जब दो ध्रुव नहीं होते तो ये अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। कैसे अणु कहलाते हैं? अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और इन पदार्थों को अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। वो अच्छी तरह से प्रयास कराता हूं। इसका अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का उदाहरण क्या है? जैसे O2। अब इसका एग्जांपल O2, H2। आप देखो O2 का क्या अलग है, क्या है? दो है O2 O। इस पर कितने बताओ? दो। इस पर कितने? माइनस माइनस के कहां ध्रुव बन रहे हैं? इनमें कोई ध्रुव नहीं बन रहा, इसलिए ये कैसे पदार्थ है? तो ये कैसा है? ऑक्सीजन अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन में भी कितने? H+H+। अब बताना इसमें H सिंगल बॉन्ड H। अब तो बता दो कि इसमें इस पे कितना आवेश था? प्लस। इस पे भी कितना आवेश था? प्लस। ये कहां ध्रुव बन रहा है? ये ध्रुव नहीं होते, ध्रुव तो विपरीत सिरे बने। ऐसा अणु जिसमें विपरीत और समान परिमाण, विपरीत व समान परिमाण के सिरे हो, विपरीत व समान परिमाण के सिरे हो, वे ध्रुवीय अणु होते हैं। जैसे देखना इसमें कितने H+ और Cl-। विपरीत है ना, तो जब विपरीत है तो इस प्रकार ये H+ आयन और Cl- आयन बन गए। अब बेटा देखो, इसमें आपको मैंने आज जो पढ़ा है
उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे रहे, फिर आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया आपको पदार्थ, पदार्थ कितने, विद्युतीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? चालक और अचालक। वैसे एक बीच का भी पदार्थ होता है, बीच का आप जानते हैं बीच का कौन सा? बीच का अर्धचालक होता है। कौन सा? अर्धचालक। वो आगे के चैप्टरों में आपसे डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी हम उसके बारे में नहीं कर रहे बात, क्योंकि हमें इन्हीं से मतलब है दो टॉपिकों से, चालक और अचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह हो जाता है, जिससे इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके कारण विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। आवेश का प्रवाह धन आयनों द्वारा इनमें नहीं होता। इनमें नहीं होता, धन आयनों द्वारा नहीं होता। वैसे पानी है, यानी विद्युत अपघट्य होते हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा ही होता है। विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है? आयनों द्वारा होता है। लेकिन मेटलिक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा ही होता है, आयनों द्वारा नहीं होता। हमें यहाँ पे मेटल से ही मतलब है पूरा, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करना। बताओ बेटा, पदार्थ अर्धचालक कौन से होते हैं? अर्धचालक वे होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालकों के मध्य होती है। जिनकी चालकता चालक और अचालकों के मध्य होती है, वे पदार्थ अर्धचालक होते हैं। अब अचालक कौन से होते हैं? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, वे अचालक होते हैं। अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिससे इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अचालक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इंसुलेटर और एक डाइइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर जो होते हैं उनमें उन पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखने पर यानी इंसुलेटर कौन से होते हैं? विद्युत रोधी कौन से होते हैं? जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके भीतर कोई विद्युतीय प्रभाव नहीं होता, कोई विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, वे इंसुलेटर्स होते हैं। जिनके भीतर विद्युतीय प्रभाव हो जाता है, वे डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं। ये मैंने लिखा था ना आपका डाइइलेक्ट्रिक्स। बेटा ये पराविद्युत पदार्थ होते हैं। पराविद्युत पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें दोबारा से सुन लें, जिनमें विद्युत धारा का विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए वो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं। जिनमें विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न ना हो वे इंसुलेटर्स होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक्स भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय वो होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के संपाती नहीं होता, इनमें कुछ दूरी होती है, इनके केंद्रों में कुछ दूरी होती है, इसलिए इनमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इनका क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। इनमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इनमें द्विध्रुव आघूर्ण इसलिए नहीं होता कि इनमें धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र के संपाती नहीं होते, एक ही बिंदु पर होते हैं। मतलब संपाती होते हैं अर्थात एक ही बिंदु पर होते हैं। धनावेश का केंद्र ऋण आवेश के केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, इसलिए इनमें कोई ध्रुव नहीं बनता, इनमें विद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित नहीं होता, इसलिए ये अध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बेटा अगले वीडियो में आपको मैं ध्रुवण पढ़ाऊंगा, तब तक आप इतना पढ़ें अपने नोट्सों से, और जो मैंने पढ़ाया है बार बार आपको इसको रिपीट करवाया है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, तो आराम से पढ़ाया है। थैंक यू।